बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मी योर बायोलॉजी टीचर मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लाइसोसोम्स के बारे में और उससे रिलेटेड उसकी कुछ डिजीज़ थी जो कि हमारे यहाँ चाइल्ड फॉर्म में भी और हमारे यहाँ एल्डर फॉर्म में मीन्स बड़ों में भी होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। बेसिकली न्यूक्लियस हमारे यहाँ एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि पूरा का पूरा एक ब्रेन के तौर पे काम करता है। मीन्स अगर इंसानी ब्रेन की बात करें तो हम क्या कहते हैं कि वो बॉडी की पूरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस का भी यहाँ पे यही काम होता है, जो भी काम सेल में होना होता है वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। तो आइए देखते हैं हमारे यहाँ न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस मीन्स कैरियन, इसको एक और लैंग्वेज में कैरियन भी कहा जाता है। अगर कहीं पे वर्ड आ जाता है तो लिख लेना कि कैरियन। हो गई बात क्लियर। तो बेसिकली यह न्यूक्लियस हमारे यहाँ डबल मेम्ब्रेन होता है और डबल मेम्ब्रेन होने के नाते ये हमारे यहाँ यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड है और चूंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है तो हमारे यहाँ किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। ये भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हमारे यहाँ ऑर्गेनेल के हिसाब से पाया जाता है कि किन किन ऑर्गेनेल्स में ये एक होता है, किन में दो होते हैं, किन में तीन होते हैं, मैनी भी हो सकते हैं। मीन्स हम उसे कहते हैं मैनी न्यूक्लियोटाइड। अगर एक है तो हम कहेंगे या फिर मोनो न्यूक्लियोटाइड या फिर सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो मैं इसकी भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर देता हूँ ताकि आपको आगे आसानी हो कि सिंगल भी हो सकता है या फिर दो भी हो सकते हैं किसी ऑर्गेनेल में। उसका हमारे यहाँ एग्जांपल है कि पैरामीशियम को अगर हम देखेंगे, ये एक ऑर्गेनेल है जो कि मेरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पाया जाता है, ऐसे आम आंख से नज़र नहीं आता, ठीक है। तो पैरामीशियम की अगर बात करें तो इसमें हमारे यहाँ दो न्यूक्लियस होते हैं। हो गई बात क्लियर। और बात करते हैं मैनी की, अगर कि मीन्स मैनी न्यूक्लियोटाइड जिसमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हों, तो उसमें हमारे यहाँ आता है ओपेलिना। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आगे आगे हम डिस्कस करते चलेंगे, बने रहिए अपने मेंटर के साथ, ठीक है। तो बात करते हैं हम न्यूक्लियस के पार्ट्स के बारे में। तो हमने इसका जो मेन फंक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये हमारे यहाँ बॉडी की सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो इससे रिलेटेड पढ़ते चलेंगे न्यूक्लियस पार्ट्स के बारे में, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही अहम टॉपिक बनने वाला है और एक एक करके उन सबको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस पार्ट्स, तो सबसे पहले जो हमारे न्यूक्लियस का पार्ट आता है उसमें हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो न्यूक्लियस के सराउंडेड होती है, जो कि उसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो वो हमारे साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता और कोई फ़ायदा नहीं होता। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमारे यहाँ होती है वो उसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है। अच्छा, जो हमें डिफरेंस मालूम पड़ता है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में भी हमारे यहाँ लिक्विड मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म में भी हमारे यहाँ लिक्विड मौजूद होता है। जो न्यूक्लियस में लिक्विड मौजूद होता है उससे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो उसमें फ़र्क क्या होता है कि जो हमारे न्यूक्लियस में जो लिक्विड होता है वो स्लाइटली डार्कर होता है। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ वो भी कि जो लिक्विड होता है वो हमारे यहाँ साइटोप्लाज्म से कंपेरेटिबल टू साइटोप्लाज्म, ऐसा ना हो कि ऐसे लिख दे स्लाइटली डार्कर। किससे स्लाइटली डार्कर? साइटोप्लाज्म से स्लाइटली डार्कर होता है। हो गई बात क्लियर। स्लाइटली डार्कर देन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म इज स्लाइटली डार्कर देन साइटोप्लाज्म। और इसी से ही हमें ये डिफरेंस मालूम पड़ता है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में, जिससे हम न्यूक्लियस को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस पार्ट की बात कर रहे थे हम, तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। जो हमने सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक पढ़ा था जिसमें इसका मेन फंक्शन क्या बनेगा, ट्रांसपोर्ट वाला, वही क्योंकि ये हमारे आउटर मेम्ब्रेन है तो इसमें वही ट्रांसपोर्ट वाला ही काम होगा, ठीक है। तो इसकी कुछ लिख देते हैं प्रॉपर्टीज़ कि ये हमारे यहाँ डबल मेम्ब्रेन होती है, कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो हमारे यहाँ डबल मेम्ब्रेन होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल
मेम्ब्रेन, मैंने आपको पहले ही बताया था लेक्चर में कि न्यूक्लियस हमारे यहाँ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, तभी तो ये हमारे यहाँ यूकेरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे यहाँ होती है आउटर मेम्ब्रेन जो इसकी होती है, मींस अगर डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये एक इनर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर ये आउटर मेम्ब्रेन। जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन होती है उस पर हमारे यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक अटैच होता है। ऐसे रफ एंडोप्लाज्मिक नेटवर्क हमारे यहाँ न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ही शुरू होता है, इनर मेम्ब्रेन से उसका कोई भी वास्ता नहीं है। तो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले टॉपिक में पढ़ा था कि दो किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ और रफ। सबसे पहले हमारे रफ शुरू होता है, बाद में राइबोसोम जब खत्म हो जाते हैं तो वो इंड वाला पोर्शन जो हमारे यहाँ होता है वो स्मूथ वाला होता है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे राइबोसोम अटैच होंगे तभी तो ये हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे यहाँ होता है इसका मेन फंक्शन क्या बनेगा हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो ये था हमारा पहला न्यूक्लियस का पार्ट। बढ़ते हैं आगे, दूसरा न्यूक्लियस का पार्ट जो कि हमारे यहाँ कुछ मुश्तमिल है न्यूक्लियर पोर्स। तो बात करते हैं कि न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं। ये न्यूक्लियर पोर्स ये बेसिकली हमारे यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं। अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इस स्ट्रक्चर को ही देख लें तो ऐसे इनर मेम्ब्रेन से तो नहीं, आउटर मेम्ब्रेन में ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं। तो उन्हीं को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर, क्योंकि हमारे यहाँ ये न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं, तभी तो ये हमारे यहाँ। हाँ, तो न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं हमारे यहाँ वो हमारे यहाँ पाए जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही, जो कि हमारे यहाँ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसमें हमारे यहाँ ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरह कुछ, जो कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का ही काम करते हैं, जिसके थ्रू हमारे यहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें थ्रू एक्टिव डिफ्यूजन हमारे यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ अंदर भी दाखिल होती हैं और बाहर भी जाती हैं, जिनका हमारा डायरेक्ट लिंक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो बात करते हैं न्यूक्लियर पोर्स के बारे में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांसपोर्ट होती है, और उस ट्रांसपोर्ट को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। क्यों कहते हैं, पहले लिख लूँ फिर आपको बताता हूँ कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। अब देखिए नाम से ही जाहिर है कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक मीन्स न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होगी वो हमारे न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू होगी, इसलिए हम इस ट्रांसपोर्ट को नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। और इसके थ्रू हमारे यहाँ क्या होता है कि आयोनिक एक्सचेंज, मीन्स हमारे यहाँ जो आयंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आएंगे, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएंगे। मीन्स कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिख दूँ कि सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, ये इस तरह के आयंस जो होते हैं हमारे यहाँ वो भी इसी के थ्रू ही जाते हैं। और तीसरी और अहम बात, जो हमारे यहाँ आरएनए होता है वो भी इसी से ही ट्रांसफ़र करता है, वो भी इसी से ही ट्रेवल करता है। या फिर कह लें जो कि आरएनए से हमारे यहाँ राइबोसोम्स बनते हैं, तो वो राइबोसोम्स भी इसी से ही आते हैं बाहर, जो कि आते ही हमारे यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाते हैं, तभी तो वो हमारे यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। हो गई बात क्लियर। बात करते हैं हम तीसरे न्यूक्लियर पार्ट के बारे में। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए आपको। हम इन्हीं के माते चल रहे हैं, न्यूक्लियस पार्ट्स की ही बात कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पहला था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा है हमारे यहाँ न्यूक्लियर। तीसरा हम बात करने वाले हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क क्या होता है कि अगर हम बात करें क्रोमैटिन नेटवर्क, इससे पढ़ने से पहले अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा कर ले एक न्यूक्लियस की, एक नो हाउ आपको देता चलूँ कि ये हमारे यहाँ होता है एक न्यूक्लियस आपके लिए, ठीक है, राउंड शेप न्यूक्लियस होता है। तो इसके अंदर हमारे यहाँ ये लिक्विड फील्ड है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में हमारे यहाँ मौजूद होता है न्यूक्लियोलस। क्यों?
क्योंकि यही न्यूक्लियोलस हमारे यहाँ क्रोमोसोम्स कंटेन करता है, जिसे हम नाम देते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। इसी न्यूक्लियोलस में हमारे यहाँ ऐसे स्ट्रिप शेप्ड हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसे हम क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि वो उलझे हुए होते हैं एक नेटवर्क की तरह, तभी तो वो हमारे यहाँ क्रोमैटिन नेटवर्क कहलाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्रोमैटिन नेटवर्क हमारे यहाँ पाए कहाँ पे जाते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो कुछ इस तरह होते हैं कि इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट कंटेन क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो होता कुछ यूँ है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हमारे यहाँ कुछ इस तरह होते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा कर लेता हूँ कि ये सेंटर होता है इसका। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें ऐसे आम आँख से तो सेल भी नज़र नहीं आता, तो ये कहाँ से नज़र आएंगे। तो कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने इसके कुछ पार्ट्स को नाम दे देता हूँ। तो ये होता है हमारे यहाँ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ सबसे पहले क्रोमोसोम्स में यही बनता है, तो इसे हम नाम देते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और दूसरा हमारे यहाँ जब बनता जाता है क्रोमोसोम बनता जाता है, तो इस हिस्से को हम नाम देते हैं, यहाँ पे कुछ खैर मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसे मखसूस पर्टिकुलर एरियाज हैं जिन्हें इन्होंने नाम दे दिया है कि ये हमारे यहाँ होते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और क्रोमोसोम्स का हमारे यहाँ जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टू ट्रांसफ़र हेरिडिटरी मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ये तो आप सबको पता ही होगा, नहीं तो मैं लिख देता हूँ टू ट्रांसफ़र हेरिडिटरी मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। हो गई बात क्लियर। और हम बात करते हैं लास्ट न्यूक्लियर पार्ट के बारे में, जो कि हमारे यहाँ बचता है न्यूक्लियोलस, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिसमें हमारे यहाँ क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूक्लियोलस, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ऐसे इसकी बाउंड्री निकली हुई होती है, जिससे हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, क्योंकि ये सेंटर पे होता है और इसकी कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये हमारे यहाँ इस हद तक न्यूक्लियोलस है। तो मैं लिख रहा था नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है कि ये हमारे यहाँ बना हुआ होता है प्रोटीन, आरएनए और आरडीएनए। प्रोटीन से बना होता है, मीन्स इसमें ज़्यादातर प्रोटीन होती हैं। और दूसरे नंबर पर आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, मीन्स राइबोसोमल आरएनए उसको हम नाम देते हैं, जो कि हमारे यहाँ राइबोसोम से बनता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो न्यूक्लियोलस से राइबोसोम्स बनते हैं तो वो बाहर जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। तो आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए ही उनको बनाता है, तो ये भी उसी से बना होता है, आरएनए इसी में मौजूद होता है। हो गई बात क्लियर। और तीसरा हमारे यहाँ इसमें मौजूद होता है आरडीएनए, राइबोसोमल डीएनए। तो ये भी बात हो गई। तो इसमें हमारे यहाँ इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये हमारे यहाँ सिंथेसिस करवाता है, किसकी? राइबोसोम्स की। इसी से हमारे यहाँ राइबोसोम्स बनते हैं, जो कि बाहर जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक न्यूक्लियस जो कि था मेरे ख्याल से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेहनत कर रहे हैं हम, आप ही को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एमडी कैट में अभी कुछ टाइम बाकी है, तो चलते रहिए हमारे साथ, तब तक इंशाल्लाह कंप्लीट भी कर लेंगे। और उसके साथ साथ हम मेरी कुछ टेस्ट भी आएंगी एमडी कैट के हवाले से, कुछ मैंने एमसीक्यूज़ भी निकाले हैं, वो भी मैं पब्लिश करता जाऊँगा। फिर बने रहिए अपने मेंटर के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।